हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर में ग्रहाणु परिकल्पना को समझाया था। आज हम समझाने जा रहे हैं कि व्हाट ओरिजिन थ्योरी जो है उसके अनुसार वायुमंडल की उत्पत्ति कैसी हुई। तो सबसे पहले इस सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में पृथ्वी एक तप्त गैसीय पिंड थी जिसके अंदर मैग्मा भरा हुआ था, बहुत सारी गैसेस थीं। इसमें हमने जब इसकी जो वायुमंडल की जो उत्पत्ति हुई थी वो डी गैसिंग प्रोसेस के द्वारा हुई थी। एक्चुअली में क्या था कि आप चाहे हॉट थ्योरी ले लो, चाहे नेबुला थ्योरी ले लो और चाहे रासायनिक थ्योरी ले लो, सबके अनुसार रसायन थोड़ी सी अलग हो जाती है। बाकी दोनों थ्योरियों के अनुसार जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वो तप्त गैसीय पिंड से हुई है जो धीरे धीरे ठंडा हुआ था। तो ये सिद्धांत भी हमें उसी तप्त उष्ण उत्पत्ति सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो हमें पृथ्वी की उष्ण स्थिति के बारे में जानकारी देता है। धीरे धीरे जब तप्त जो मैग्मा था वो शीतल हुआ, तब सबसे पहले क्रस्ट का निर्माण हुआ था। इसको अगर हम यहाँ समझाने चाहें तो ये हमारी जैसे आपकी ये हम इसको एक उष्ण पिंड मान लेते हैं और इस उष्ण पिंड में पूरा जो पदार्थ था वो गैसीय था, तप्त था, उष्ण था। ये पदार्थ जब मूव करने लगा तो इसके सबसे पहले जो ऊपर की लेयर थी, ये लेयर ठंडी हुई और ठंडी होकर के ये सिकुड़ने लगी। और जब ये गैस ठंडी हुई तो इसमें जो भी गैसेज थी वो सारी की सारी गैसेज ऊपर वायुमंडल में पहुंचने लगी। बीच का जो पदार्थ था वो क्या कहते हैं, जिसको हम इसको भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानते हैं। और ये जो मटेरियल था वो आज भी जो तप्त अवस्था में इसको हम कोर के नाम से जानते थे। तो सबसे पहले इस ऊपरी क्रिस्ट के ठंडे होने से गैसेस हमारी वायुमंडल में पहुंची। धीरे धीरे ये सारा पदार्थ, अंदर का पदार्थ भी धीरे धीरे थोड़ा सा शीतल होने लगा। तो इस प्रकार इसके पदार्थ के इस ऊपरी लेयर के शीतल होने से जो गैसें हैं वो तप्त मैग्मा के जो अवमुक्त हुई थी वो थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो सबसे पहले ये वायुमंडल में जो गैसें पहुंची थी वो ये तीनों गैसें थी जो डी गैसिंग प्रोसेस द्वारा पहुंची थी। मतलब पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल था उसका एक अपूर्ण निर्माण प्रथम बार इस थ्योरी के अनुसार हुआ था और जिसमें 3 गैसें काम कर रही थी। इसके बाद पृथ्वी का बाहरी भाग जब शीतल हो गया तो जलवाष्प तापमान था, जलवाष्प द्वारा बादलों का निर्माण हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि जब बादलों का निर्माण हुआ था तो चूँकि पृथ्वी तप्त अवस्था में थी तो जो भी वाटर वेपर बनी वो वाटर वेपर जैसे ही संघनित होकर हमारे धरातल पर आनी चाहिए उससे पहले ही वो पुनः वाष्प में बनकर मतलब हमारे धरातल तक आ ही नहीं पाई। फिर उसके बाद जब ये क्रिया बादलों वर्षण प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह को और अधिक शीतलन होने से जब बहुत ज़्यादा हमारी जो ये वाली लेयर जब काफ़ी मात्रा में शीतल हो गई तो इसके शीतल होने से कई सारी जो बादलों का जो निर्माण हुआ था, ये बादलों का वर्षण प्रक्रिया, इसमें वर्षा की प्रक्रिया होने लगी। और जब वर्षा हुई तो वहाँ के हमारी सतह के आसपास जो भी वाटर बॉडीज़ थी, जो भी जलाशय था या जो गर्त थे, उन गर्तों में ये जल भर गया। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि सबसे पहले जब शीतलन की प्रक्रिया हुई तो बाष्पीकरण का निर्माण हुआ और बाष्पीकरण द्वारा ये बादल बने और यही बादल संघनित होकर के ये वर्षा के रूप में हमारी सतह पर आने लगे। और जब ये सतह पर आए तो इसके पास के जो भी गर्त थे हमारी सतह पर, जिससे जलमंडल का निर्माण हुआ, तो ये उसमें भर गया पानी। और जब ये पानी भरा तो ये चक्र की तरह ये काम चलता रहा। फिर वापस तापमान की अधिकता से ये पुनः बादलों में निर्मित हो गए और पुनः ये जल की बूंदों में वर्षण होने लगा। तो ये क्रिया
चलती रही और इस क्रिया के कारण हमारा हाइड्रोस्फीयर का निर्माण हुआ, सागरों और महासागरों का निर्माण हुआ। तो उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो जल भंडार जो भर गए थे चारों तरफ, जो भी गर्त थे, उन गर्तों में जब पानी भर गया तो उन जल भंडारों से रासायनिक संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी के जलवासी बैक्टीरियाओं के लिए जो आवास मिल गया, मतलब क्योंकि पानी जल में हमेशा कई सारे के बैक्टीरिया पनप जाते हैं, और जब ये बैक्टीरिया उसमें रहने लगे, उसमें उनको रहने के लिए आवास मिल गया, तो उनसे वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस जो पहुंची थी, उन्हीं के थ्रू वायुमंडल में ऑक्सीजन का पहुंचना शुरू हुआ। तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके बाद इस हॉट थ्योरी के द्वारा जो गैस वायुमंडल में पहुंची थी वो ऑक्सीजन गैस थी। तो ये हमारी हॉट थ्योरी थी जिसमें धीरे धीरे करके हमारे वायुमंडल का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी आती है वो है केमिकल थ्योरी। केमिकल थ्योरी जो रासायनिक पद्धति होती है उसमें दो चीज़ें, दो प्रक्रियाओं से होती है। एक पहली आपकी प्रकाश रासायनिक विघटन होता है और दूसरा आपका प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। तो इसमें जब प्रकाश रासायनिक प्रक्रिया अब जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो अल्ट्रावायलेट रेज निभाती है, और इन अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा जल के अणुओं का जो विघटन होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विघटित हो जाता है। ये मैंने इस डायग्राम में ये बताने का प्रयास किया था कि ये जो O2 है वो O2 अल्ट्रावायलेट के माध्यम से इसके विघटित होकर O में बदल गई। तो इसमें दो प्रोसेसर ने काम किया, पहला प्रकाश रासायनिक विघटन और दूसरा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। प्रकाश रासायनिक विघटन में क्या होता है कि जैसे आपकी ये O3 गैस है, इस पर जब अल्ट्रावायलेट रेज पड़ती हैं तो ये चेंज हो जाती है O2 और प्लस O, ये मॉलिक्यूल्स में बदल जाती है। इस O2 पर वापस अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती है तो ये पुनः O प्लस O में विघटित हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे वायुमंडल में हाइड्रोजन भी पहुंच गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही इसके माध्यम से पहुंच जाता है वायुमंडल में। चूँकि हाइड्रोजन क्या है कि बहुत हल्की गैस होती है, और इस हल्की गैस के होने के कारण ये बहुत जल्दी वायुमंडल की ऊपरी सतह में पहुंच गई, और जबकि जो हमारी जो वो ऑक्सीजन गैस होती है वो लगभग भारी होती है, इसलिए ये जो गैस होती है वो हमारी सतह के आसपास ही दिखाई देती है, और वही हाइड्रोजन हमारी पूरी तरह से वायुमंडल में काफ़ी हल्की होने के कारण पहुंच जाती है। तो इस तरीके से प्रकाश रसायन विघटन द्वारा ये दो गैसें हमारे वायुमंडल में पहुंच गई, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो आपकी इसमें जो दूसरी क्रिया जो आती है वो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि O2 का निर्माण होता है। ये O2 का निर्माण आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि इसके अंतर्गत क्या होता है कि सौरिक प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संयुग से कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन का निर्माण करने की क्रिया द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से CO2 तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये मैंने यहाँ पर एक वृक्ष लिया हुआ है, और इस वृक्ष पर सनलाइट जैसे ही पड़ती है तो इस सनलाइट ये जो इसकी जो रूट्स होती हैं वो रूट्स इसमें मिट्टी के अंदर मिनरल्स भी होते हैं और जल भी खींच लेती है। तो ये दोनों क्रियाएं करके ये वाटर और ये मिनरल्स ये और यहाँ से इसका कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और ये सजीव कोशिकाओं द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। अब ये क्या होता है कि ये जो रेज जो पड़ती हैं सूर्य की, यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2 है वो हमारे वायुमंडल में पहुँचती है, और इधर से एक्चुअली में क्या होता है कि जो वेजिटेशन होता है, जो वनस्पति होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अवशोषित करती हैं और ऑक्सीजन गैस को निष्कासित करती हैं। तो ये ऑक्सीजन गैस भी हमारे वायुमंडल में धीरे धीरे पहुंचने लगी। तो ये दोनों कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और इसके बाद ये ऑक्सीजन भी हमारे वायुमंडल में धीरे धीरे पहुंचने लगी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे हो कि यहाँ पर आपकी ये गैसें पहुँच गई, लेकिन वाटर वेपर जो है
और डस्ट पार्टिकल जो है वो यहाँ पर जो ज्वालामुखी का मैंने यहाँ डायग्राम बनाने का प्रयास किया है, और यहाँ पर इसका जो सीधा कांटेक्ट है वो अंदर की लेयर से है, जिसको हम सीमा की लेयर कहते हैं। सिलिका प्लस मैग्नीशियम से ये लेयर बनी हुई होती है, और ये अभी भी तप्त अवस्था में है। तो ये जो मैग्मा इस नली के माध्यम से जब बाहर निकलता है तो इससे आपकी वाटर वेपर भी वायुमंडल में पहुंच रही है, और क्या कहते हैं, और डस्ट पार्टिकल पहुंच रहे हैं, और यहाँ से ये हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाटर, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें आप देख रहे हो कि सीधे वायुमंडल के लिए निष्कासित हो रही है, सीधे सीधे वायुमंडल में पहुंच रही है। तो इस तरीके से ये जो वायुमंडल की जो प्रक्रिया हुई है वो धीरे धीरे वायुमंडल का निर्माण हुआ है, जिसमें आपकी लास्ट में जाकर के एटमॉस्फेयर में CH4, NH3 और CO2, H2O सारी की सारी गैसें हमारे वायुमंडल में पहुंच गई, और धीरे धीरे इस वायुमंडल का वर्तमान रूप का विकास हुआ। लेकिन ये क्रिया यहीं बंद नहीं हो जाती है। हम जैसे जैसे मानव अपनी क्रियाओं के माध्यम से कई सारी गैसेज बाहर, मीथेन है, मोनोऑक्साइड है, ये निरंतर वायुमंडल में भेजता चला जा रहा है, जिससे वायुमंडल में जो गैसों की जो मात्रा है वो परिवर्तित होती चली जा रही है। तो इस तरीके से जाकर के ये एटमॉस्फेयर का निर्माण हो गया, जिसमें तीनों क्रियाओं ने काम किया, जो हॉट ओरिजिन थ्योरी और ग्रहाणु परिकल्पना सिद्धांत और केमिकल प्रोसेस, इन तीनों के माध्यम से वायुमंडल का निर्माण हुआ। अब प्रश्न ये उठता है कि इसके नेचर के बारे में अगर हम जानें तो इसका नेचर हम कैसा हो सकता है। तो ये क्लियर है कि ये सारी गैसें जब वायुमंडल में पहुंचती हैं तो वायुमंडल का जो निर्माण है वो एक गैसीय संरचना के रूप में हो जाता है, एक गैसीय आवरण के रूप में हो जाता है। तो सबसे पहली जो इसका जो नेचर है वायुमंडल का वो है पृथ्वी के चारों ओर फैला गैसीय आवरण। दूसरा है कि जब यहाँ से वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल चाहे तो आप वॉल्केनो के माध्यम से या अन्य किसी कारक के माध्यम से वायुमंडल में पहुँचे हैं, तो यहाँ पर जलवाष्प और धूल कण भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि ये गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा पृथ्वी के चारों ओर से लिपटा हुआ है। अगर ग्रेविटी फोर्स ना हो तो शायद ये पॉसिबल नहीं है कि हमारी अर्थ अपने स्थान पर टिकी रहे या वायुमंडल उसके चारों ओर संगठित बना रहे। तो ये जो सारी क्रियाएं होती हैं वो आपकी गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा होती हैं। तो तीसरा इसकी जो महत्वपूर्ण जिसकी विशेषता अगर माने तो ये गुरुत्वाकर्षण द्वारा ये सारी एक्टिविटी चलती रहती हैं। चौथा है कि वायुमंडल की जो मात्रा है वो हालांकि बहुत कम है। जल भाग और थलीय भाग हमारी पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में है और वायुमंडलीय भाग बहुत कम मात्रा है। अगर इसकी मात्रा को देखें तो वायुमंडल की मात्रा पृथ्वी के थल भाग की मात्रा का 1:20 लाखवां भाग है। और क्या कहते हैं, अगर हम जल का भाग देखें तो ये 1/270वां भाग है। मतलब वायुमंडल की मात्रा पृथ्वी के थल और जल की मात्रा से बहुत कम है, अल्प मात्रा में। लेकिन अल्प मात्रा में होने के बावजूद भी एटमॉस्फेयर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर एटमॉस्फेयर ना हो तो हमारे जीवन की जो अर्थ सतह पर जो भी मानव जीवन पाया जाता है या प्राणी जीवन पाया जाता है ये पॉसिबल नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्या होता है कि इसकी जो कुल मात्रा है वायुमंडल की वो मात्रा 56 × 10⁻14 टन आंकी जाती है, जिसका आधा भाग लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है और 99% भाग पृथ्वी से 32 किलोमीटर तक मिलता है। तो ये सारी अगर हम देखें तो ये इसके नेचर के अंतर्गत आ जाती हैं और जो हमारे वायुमंडल की विशेषताएं भी मानी जाती हैं और इसकी विशेषताएं भी मानी जा सकती हैं और इसकी प्रकृति भी मानी जा सकती है। अगर हम शॉर्ट में बात करें तो वायुमंडल का जो प्रमुख विशेषता है कि इसमें जब कोई वस्तु गुजरती है तो उसके मार्ग में वायु बाधक सिद्ध होती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें तो वायुमंडल में जब बहुत सारे उल्का वायुमंडल की ऊपरी परत से नीचे की तरफ गिरते हैं तो वो गिरने से जब सतह पर आने से पहले ही वो नष्ट हो जाते हैं।
तो इसका मतलब ये है कि वायुमंडल अगर ना हो तो ये उल्का पिंड जो भी हैं वो हमारे सीधे सतह पर आकर गिरेंगे। क्योंकि वायुमंडल में गैसेज भी हैं, विंड्स भी क्रियाशील रहती हैं, तो ये अवरोध हमारी डायरेक्ट जो सौर मंडल से जो भी एलिमेंट या जो भी चीज़ आती है वो बीच में ही आने से हमारी पृथ्वी सतह पर नहीं आ पाती है और बीच में ही अवरोध पैदा हो जाता है। इसी तरह से जो टेम्परेचर है वो भी टोटली हमारी अर्थ सतह पे पूरा का पूरा नहीं आ पाता है, बल्कि उसका बहुत अल्प मात्रा में ही टेम्परेचर हमारी सतह पर आता है, जिससे मानव जीवन संभावित हो सकता है। थैंक